गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कहा। ये हो गया आपको केस का जजमेंट। अब उसके बाद चलते हैं आधार। नेक्स्ट केस है आपका, ये केस रिलेटेड है, पहले भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया है मैंने केस के बारे में। अभी चलते हैं थोड़ा डिटेल, ये नोट्स के फॉर्म में है। तो ये केस रिलेटेड है आधार कार्ड से रिलेटेड। देखिए, अब थोड़ा बैकग्राउंड क्या है और मैं बताता हूँ। जजमेंट कब आया था, डेट दिया हुआ है इसमें। जो जज को बेंच जो बेंच को लीड कर रहे थे, जो सीजे आए थे उस समय के, जस्टिस खेहर, जगदीश सी खेहर। तो टाइम पीरियड इनका है, देख लें आप, मेंशन है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ रफली कहाँ उस टाइम में ये थे जजमेंट में जगदीश खेहर। देखिए, पता है कि आधार जो है, आधार का जो स्कीम जो आया कब, इंडिया में 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया 2009 में। उस समय ये आधार वाली जो स्कीम थी वो प्लानिंग कमीशन के अंदर, जिसे अब नीति आयोग बन गया, नीति आयोग कहते हैं। नाम 2014 में नाम चेंज किया गया और कुछ कुछ फंक्शन बदले गए। तो आधार किनके अंदर आता था, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, सॉरी अब होगा नीति आयोग। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में। उसके बाद आधार के लिए स्पेशल एक्ट लाया गया, इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया 2016 का आधार एक्ट लाकर। और उसके बाद से देखते हो कि आधार का इतना सिग्निफिकेंस हो गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखें, आधार कार्ड के बनाने के लिए, किसी आधार कार्ड के बनाने के लिए कोई एज नहीं है कि 18 साल के होना चाहिए। किसी का भी जो इंडिया के जो रेसिडेंट हैं, आई नॉट टॉकिंग अबाउट द सिटीजन, रेसिडेंट, तो वो आधार कार्ड बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें फिंगर का बायोमेट्रिक लिया जाता है, फिंगरप्रिंट पूरे 10 फिंगर का, आइरिस स्कैन की जाती है, पर्सन का फोटो खींचा लिया जाता है, फोटो फोटो लिया जाता है, मतलब फोटो खींचा जाता है। बाकी उसकी जो भी डिटेल हो, नाम हो, एज, सेक्स, फादर्स नेम, रेसिडेंस कहाँ, ये सब। और एक बार किसी का आधार बन गया है तो दोबारा, मैं बता दूं, दोबारा आधार नहीं बनेगा। अगर आपका लॉस्ट हो गया है तो वो नंबर से रजिस्टर होगा, मोबाइल नंबर से, तो आप उसको दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। या बाई चांस स्टार्टिंग में जब आधार कार्ड बन रहे थे, उस समय 2009 की बात कर रहा हूँ, 9, 10, 11 ऐसे, तो अब तो है कि आधार है जो आपका मोबाइल नंबर से रजिस्टर होता ही होता है। उस समय बहुत लोगों का आधार कार्ड बन रहा था क्योंकि हर उसमें सबके पास मोबाइल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, मोबाइल नंबर था नहीं सबके पास। या क्या, किसी फैमिली में भी ऐसा था कि फैमिली में एक भी मोबाइल नहीं होता था, या किसी घर में है तो बेसिक जो टेलीफोन होता है वो था। तो नंबर कैसे दे, तो कोई ज़रूरी उस समय नहीं था कि नंबर, मोबाइल नंबर कोई देना ही देना है। तो अब है कि अभी खो गया तो मोबाइल नंबर से आप रिट्रेस कर सकते हो, डालकर अपना फिर लॉगिन आईडी, यूजर नेम, तो यूजर नेम नहीं, आपका ओटीपी आएगा, डाउनलोड करो। उस समय क्या, उस समय आपका कहो कि मोबाइल नंबर से मेरा रजिस्टर नहीं था, तो कोई नहीं, आपके नाम से, चाहे डेट ऑफ नाम एंड डेट ऑफ बर्थ, ऐसा बहुत रेयर रेयर कोई होगा कि जिसका इंडिया में नाम भी सेम हो, मिल जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, एंड डेट ऑफ बर्थ सेम है तो फादर्स का नाम भी सेम हो जाए, तीनों चीज ये मुश्किल है। तो ये सब डाल के जिनकी लॉस्ट हो गई हो अपना फिर से डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड। अब बाद में जैसे जैसे सबके पास मोबाइल नंबर हो गया, तो अब हो गया आधार कार्ड है जो मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर हो गया। अब देखिए, आधार कार्ड 12 डिजिट का, 12 डिजिट का नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जो आधार कार्ड बनते हैं उसमें 12 डिजिट का यूनिक नंबर दिया जाता है। यूनिक नंबर मतलब बोला जाता है कि UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। देखिए, आधार के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है। अथॉरिटी मतलब कौन है जो आधार कार्ड को, ये स्कीम को, या आधार कार्ड बनाना, उसमें किसी को नाम चेंज करवाना, और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, और इस पर कंट्रोल, सुपरवाइज, एडमिनिस्टर करना, किसके लिए, UIDAI एक बॉडी है, उसका उसको डेजिग्नेट किया गया है। 2016 में एक्ट बना। और ये आधार कार्ड को डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में, कई स्कीम में मैंडेटरी हो गया कि आधार कार्ड लगाना है। अब देखिए क्या है, यहाँ तक कि आप कोई सिम भी खरीदते हो ना, तो पहले होता था कि कोई आईडी प्रूफ दे दे, तो लोग वोटर कार्ड दे दिया या पैन कार्ड दे दिया।
पैन कार्ड तो बहुत कम चलता है, क्योंकि पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है। आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में एड्रेस होती है, पासपोर्ट में। तो अब आपको बेसिकली जमीन खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, वहाँ भी आधार कार्ड। कोई गवर्नमेंट का स्कीम का कोई एडवांटेज लेना है, उसमें भी आधार कार्ड। इसके अलावा बैंक में भी कोई अकाउंट खुलवाना है, उसमें भी आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड का जीरोक्स आपको वहाँ देना है। और सारी जो भी स्कीम है, या बैंक की अकाउंट है, या आपका नंबर भी लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सब में आधार कार्ड। और आधार कार्ड जो नंबर है उससे लिंक हो जाएगा। लिंक हो जाएगा मतलब अगर कहीं भी कोई खोला जाए कि ये आधार कार्ड वाले ने क्या क्या स्कीम का बेनिफिट यूटिलाइज किया है, तो नंबर के जरिए ट्रेस किया जा सकता है था कि कहाँ कहाँ से ये बेनिफिट लिया है, किस किस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है इनके नाम से, या कितने अकाउंट है इस पर्सन के नाम से। इस पर्सन क्योंकि हर जगह उस डिजिट को, उस नंबर को यूज किया गया है, तो आधार कार्ड को ऐसे लिंक किया जा रहा था। यहाँ तक कि प्राइवेट बॉडी भी जो थे वो भी आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड आपका आईडी प्रूफ के तौर पर मांग रहे थे। तो ये था कि वो भी ट्रेस कर सकते थे। तो ये हुआ आधार कार्ड से रिलेटेड। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, क्यों लाया ऐसे? लाने का पर्पस गवर्नमेंट का था क्या, कि देखा जा रहा था कि एक ही आदमी जैसे कि कई जगह कई बेनिफिशियरी बनकर, मतलब कई स्कीम का एडवांटेज ले रहा है। तो एक पल के लिए मान लिया जाए कि जैसे कि आप बिलोंग करते हो, कोई रिलीजन से मतलब नहीं है, मुस्लिम माइनॉरिटी फंड इस्तेमाल कर रहे हो, मुस्लिम स्कॉलरशिप इस्तेमाल कर रहे हो, एज ए मुस्लिम कैंडिडेट हो और सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, उसके लिए स्कीम है, तो फंड फैसिलिटी अवेल कर रहे हो, साथ में उसमें भी इनकम का जो क्राइटेरिया उससे बिलो तो आपको मिल रही है, वहां से उठा लिया। दूसरा, स्टेट में भी कोई स्कीम चल रहा है कि वहां के कोई बच्चे सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो स्टेट है जो उन बच्चों को स्कॉलरशिप देगी, तो एक वहां से भी स्कॉलरशिप उठा लिए। फिर कोई ओबीसी या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो ओबीसी का भी कोई स्कीम चल रहा है, तो वहां से भी स्कीम उठा लिए। यानी एक ही कैंडिडेट बच्चा है जो कई जगह से स्कीम उठा रहा है। तो बाद में गवर्नमेंट को रहा कि ये तो मिस यूज हो रहा है कि कई जगह से आप उठा रहे हो। तो आधार कार्ड होने से कहीं सब जगह आधार कार्ड लिंक होगा, तो एक जगह से उठा रहे हो बेनिफिट, दूसरा जगह वो आधार कार्ड आपका नंबर डाल के चेक किया जाएगा, तो पता चल जाएगा ऑलरेडी ये बंदा स्कीम का बेनिफिट उठा रहा है, तो आपको फिर फर्दर कोई स्कीम का बेनिफिट उठा नहीं सकते, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हो, मतलब सेम पर्पज से रिलेटेड हो। मतलब एक एग्जांपल के लिए मैंने समझाया, ऐसे और भी है। बाकी कितनी प्रॉपर्टी है किसके नाम पर, ब्लैक मनी, ब्लैक प्रॉपर्टी, या कई अकाउंट खोल रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंक में अकाउंट खोल रखे हैं, तो ट्रेस किया जाएगा और उस अकाउंट्स में कितने कितने पैसे हैं वो भी पता लगाया जा सकता था। अब बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आधार कार्ड डिटेल हर जगह मांग रही थी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप जो फोन मोबाइल नंबर ले रहे हो, तो क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तो प्राइवेट बॉडी ही तो है ना। वोडाफोन हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, तो आधार नंबर वो भी ले रहे हैं, वो भी आपका ट्रेस कर सकते थे इसके जरिए उस समय तक। तो इसके लिए पिटीशन लाया गया, कोर्ट में ले गए। ये जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड जस्टिस थे कर्नाटका के, मैं पिक्चर दिखाऊंगा इनको इनका। तो पिटीशन था क्या कि भाई सब जगह आधार नंबर देने के बाद यहाँ तक इतना आसानी से वो ट्रेस भी कर सकते हैं हमारी अपनी ये प्राइवेसी को भी खत्म हो रहा है। प्राइवेसी मतलब हम, एक तो हमारा नाम, एज, सेक्स, फादर्स नेम, कहाँ रहने वाले हैं, और हम क्या क्या खरीदते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, कहाँ क्या शॉपिंग करते हैं, क्योंकि सब बैंक से लिंक है। वहाँ हम अपना आधार कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ भी हमें क्रेडिट कार्ड वाले ने भी आधार कार्ड मांगा है। फिर हमने बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एटीएम डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड यूज किया, वहाँ भी इसे हमें ट्रेस कर सकते हैं कि क्या क्या बंदे ने कहाँ कहाँ ट्रेवल भी किया है, सब लिंक है, सब जगह आधार कार्ड मांग रखे हो, तो कोई दूसरा कोई भी देख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई लीगल पर्पज से या गवर्नमेंट को कुछ यूटिलाइज करने के पर्पज से, ये तो उस समय था कि कोई भी एक्सेस कर सकता था। तो इसके लिए पिटिशन लगा कि हमारी प्राइवेसी रही कहाँ, हमारा रेटिना स्कैन है, हमारा फिंगरप्रिंट का स्कैन है, बाकी रेसिडेंस तो जो है ही, तो कोई भी ट्रेस कर सकता था। बाकी हमारी नॉर्मल एक्टिविटियाँ जो जो हम कर रहे हैं डिजिटली, जिससे हमारा आधार कार्ड लिंक है। तो प्राइवेसी के रिगार्डिंग ये क्या ये केस था। इसके बाद प्राइवेसी के साथ साथ देखोगे तो वो सेक्सुअल, ये जजमेंट जब दिया गया तो बहुत आर्गुमेंट चली होगी, तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये सब भी जजमेंट में आएगा, जो मैं बाद में जब आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा।
समझ गए? आधार कार्ड के लिए क्यों केस लाया गया, ये क्यों पिटीशन ले गए कोर्ट में, तो वही है आपका मेंशन। देखें, केस वॉज ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया। मैटर क्या था, किस इन द वेक ऑफ कंसर्न क्या था कि अबाउट द इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी का इन्वेजन हो रहा है, दखल अंदाजी हो रही है। कैसे? थ्रू द वाइड स्प्रेड कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ पर्सनल डेटा अंडर द आधार स्कीम। जो मैंने बोला उसमें ये सब बातें मेंशन है, आप रीड कर लो, दोबारा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कुछ अगर रहता है नया तो मैं बता दूं। एम प्रोवाइड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैंने बता दिया। अथॉरिटी कौन है वो भी पता है आपका। साइट भी आप खोलते हो तो UIDAI साइट खोलते हो। एंड अब देखें, तो ये मैटर जजमेंट 2019 में आया, 19 में आया, तो गया जजमेंट कोर्ट में गया 2015 में सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो देखें 3 जज की बेंच के पास गया, उसमें 3 जज के बेंच पे चलमेश्वर, बोबडे एंड सी नागप्पन, नागप्पन शायद बोलते हैं, नागप्पन साहब। तो इन्होंने क्या ऑर्डर दिया, दैट कि ये जो सुना जाना चाहिए ये लार्जर बेंच में सुना जाना चाहिए, 3 बेंच से ज्यादा की बेंच में। क्यों? इससे रिलेटेड वाले जो मैटर थी ना, ऑलरेडी क्या है, उससे रिलेटेड वाली मैटर ऑलरेडी 5 जज बेंच, आई थिंक 7 जज बेंच के भी जज 5, और हाँ 5 जज बेंच, 5 जजों के बेंच में ऑलरेडी पहले प्राइवेसी वाली मैटर सुना गया था। देखिए मैं आगे दिखाता हूं। तो जब कोई मैटर को फिर से सुना जाना है ना, तो जो भी बेंच में पहले जितने नंबर ऑफ जजेस के बेंच में सुना गया है, तो अगली बार जब उसको डिटेल और स्क्रूटिनी किया जाता है, उसकी और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी पर सवाल उठती है, तो उस जजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या तो काउंटर करने के लिए, अपहेल्ड करने के लिए, नंबर ऑफ जजेस की जो बेंच होगी ना, जो बेंच बैठेंगे जिसमें नंबर ऑफ जजेस होंगे, पहले वाले जजमेंट जो हुआ है उससे ज्यादा जज होना चाहिए। अगर पहले 5 जज ने डिसाइड किया है तो अगली बार सुना जा रहा है तो 7 जज सुनेंगे, पहले 7 वाले ने सुना है तो अगली बार सुनेगा तो 9। तो मैं बता दूं ये ऑड नंबर में ही होता है बेंचेज, 5 7 9, इवन में नहीं, क्योंकि इवन में टाई होने का चांस है ना। 8 में है तो 4 4 हो सकता है, 9 में रहेगा तो क्या 4.5 4.5 थोड़ी होगा, 4 एंड 5 हो सकता है मैक्सिमम, 5 एंड 4। तो जजमेंट आ सकती है। अगर इवन में रखेंगे तो बीच में मैटर फंस सकता है, उतना दिन से सुना, उतना दिन से चला, सब खत्म, और दोबारा फिर अगला बेंच बैठाने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि कोई जजमेंट नहीं आया। तो इसलिए इवन नंबर में ना हो के ऑड नंबर में होता है, 3 5 7 9 11 13। लार्जेस्ट अब तक कौन सा हुआ, 13 जजेस की बेंच बैठी है, 13 जजेस की बेंच। तो ये है, देखिए जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस के एस पुत्तास्वामी काफी बूढ़े हो चुके थे, इन्होंने इसको चैलेंज किया था, कर्नाटका के हैं। ये हैं जस्टिस खेर साहब। आई थिंक इससे पहले भी मैंने आपको SR बोमई वाला जो केस दिखाया था, तो जस्टिस जगदीश याद है, तो वो भी रिलीजन से मतलब नहीं है, पर वो भी एक सिख जज थे। मैं एक कंट्रीब्यूशन को दिखा रहा हूँ कि देखिए हमारे इंडिया सोसाइटी में, हमारे इंडिया में हर कोई का कंट्रीब्यूशन रहा है, और हर का कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर रिलीजन या पार्टिकुलर सेक्टर सेक्शन या पार्टिकुलर कास्ट का ही कंट्रीब्यूशन रहा है। और हमारे मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन तो सबको पता है। देखिए, तो शुरू में जो 3 जजों की बेंच थी, और उसके बाद जो बेंच बैठा, ये 3 के बजाय 5 नहीं कितना, ये देखें कितने जज हैं, 9 जज बेंच। तो 5 ऑलरेडी 7 जज तक बेंच, 7 जज का बेंच ने ऑलरेडी सुन रखा था, तो 7 के बाद इस बार को जो सुनना था तो 9 जज का बेंच बैठा। इसमें आई थिंक मैक्सिमम लोगों को तो जानते ही होंगे, खेहर साहब, चलमेश्वर, शरद बोबडे, रोहिंटन फली नरीमान, एंड जस्टिस अग्रवाल है एक, एंड कौन सा है, एक है जस्टिस सापड़े, जस्टिस सापड़े, जस्टिस अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल, एंड चंद्रचूड़। ये है जस्टिस SK कौल, एंड ये है जस्टिस अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर। तो देखें
तो दे sought to examine the correctness of earlier judgment in MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र। ये 1954 में ही ऑलरेडी प्राइवेसी के रिगार्डिंग कोर्ट में मैटर चल जा चुका था। एंड खड़ंग सिंह वर्सेस, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये पहले जो इसमें जो उस समय ऑब्वियस सी बात है कि राइट ऑफ प्राइवेसी को उस समय फंडामेंटल राइट नहीं माना गया था, ये सब जो देख रहे हैं। तो इसको चैलेंज किया गया और इसकी एग्जामिन किया गया। आपको ये जजमेंट नाम जानने की जरूरत नहीं है। तो ये जजमेंट ने ऑब्वियस जो मैंने बोला प्राइवेसी को, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना था। अब है 9 जज बेंच, 9 जजेज का जो बेंच है, तो इन्होंने इसमें देखिए क्या क्या हुआ। 9 जज बेंच क्यों, ये देखिए रीजन मैं बता दिया हूँ। 3 जज, 5 जज, 7 ऑलरेडी सुन चुके हैं, तो इसके लिए अब बेंच बड़ा होना चाहिए। तो देर वाज 8 जज बेंच एज वेल एज ये 8 गलत हो जाएगा, आई थिंक ये 7 जज बेंच होना चाहिए था। थोड़ा सा करेक्ट कर लोगे आप ऑलरेडी। ये पॉइंट में थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है। देखें, द 9 जज बेंच वाज यूज्ड बिकॉज ऑफ द व्हेन द केस वाज heard on the list, the Supreme Court Chief Justice Kher was informed that in the past there was a verdict from the 8 judge bench as well as 6 judge bench। तो ये थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी है, इसको मत मेंशन करना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानने की जरूरत है कि ऑलरेडी जो है जो 9 जज बेंच जो बैठा, तो इससे पहले 5-7 जज का बेंच ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग बैठ चुका था। तो इसलिए बेंच को 7 न रख के 9 रखा गया। ये थोड़ा सा इसमें इरर है, इसको ध्यान देने की जरूरत अभी नहीं है। आपको मतलब भी नहीं बनता है, आपको लिखने में ये सब लिखने की जरूरत ये आएगा भी नहीं। तो 9 जज के बेंच के पास पहुंची और जजमेंट देखिए, जजमेंट क्या आया। देखिए, द जजमेंट वेंट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आधार। तो जो सिर्फ आधार की बात चल रही थी ना, आधार की बात, तो आधार से बियॉन्ड गए, पूरा प्राइवेसी की तरफ चले गए जजमेंट में। तो अब देखें, एंड एड्रेस द मोर फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ वेदर राइट टू प्राइवेसी कुड बी कंसिडर्ड ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। तो आधार में बातें चल रही थी, हमारा प्राइवेसी बार बार प्राइवेसी खत्म हो रहा है, प्राइवेसी जा रहा है। तो मैटर सिर्फ आधार का नहीं रहा कि सिर्फ आधार को लिंक किया जाना चाहिए, ये नहीं, आधार को डिफरेंट स्कीम से लिंक किया जाना चाहिए नहीं, या हर जगह आधार जो मैंडेटरी मांगते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर, वो जरूरी है कि नहीं। अब मैटर घुस गए प्राइवेसी से रिलेटेड कि आप प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट होना चाहिए या नहीं, राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट और नॉट। मैटर उस डायरेक्शन की ओर चला गया जजमेंट में। देखिए, तो फिर इसमें क्या होता है, देखिए ऑन अगस्त 2017 9 जज बेंच का जो जजमेंट हुआ क्या डिलीवर किया, यूनानिमस जजमेंट, मतलब सर्वसम्मति से सब लोगों ने मिलकर एक जजमेंट दिया क्या, विच रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है उसमें पता ही है, एंड ये इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसको फंडामेंटल राइट माना, पार्ट 3 का ये पार्ट है, आर्टिकल 21 का ही एक पार्ट है, ठीक। और जजमेंट में बहुत सारी बातें थी जो आपके काम के लायक, जो लिखने लायक है, उसको मैंने यहाँ फोकस किया है। एंड कोर्ट ओवर रूल्ड द अर्लियर डिसीजन इन MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 का, और खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1962 का जो जजमेंट दिया गया था उसको ओवर रूल किया। एंड इसके बाद क्या, एंड बोथ ऑफ विच हैड डिनाइड द प्राइवेसी, इतना कुछ नहीं है। एंड जजमेंट आल्सो एम्फसाइज्ड दैट प्राइवेसी एक्सटेंड्स टू ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। तो सिर्फ प्राइवेसी आधार कार्ड तक नहीं है, जिंदगी के और भी क्षेत्र से उससे रिलेटेड है, उस वहां तक प्राइवेसी जाता है, जैसे इंक्लूडिंग पर्सनल, फैमिलियल एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। आपका पर्सनल चॉइस क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड फैमिलियर क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो, फैमिली स्टेटस क्या है, ये सब। एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन मेल हो फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, ये सब भी, तो ये सब में भी घुस गए कि प्राइवेसी, और किसी का आप जेंडर भी जान रहे हो तो इसका पर्सनल प्राइवेसी की बात है, ऐसा नहीं कि ओपनली रिवील किया जाए। कोई अगर थर्ड जेंडर है, मेल फीमेल हो तो कोई बात नहीं, थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, तो उसको भी मेंशन अगर ओपनली कर रहे हो तो सबको ऐसे पता चलेगा कि थर्ड जेंडर है। थर्ड जेंडर को
ऑलरेडी सोसाइटी अलग नज़र से देखती है। तो सब बताया कि आपका पर्सनल चॉइस, फैमिलियल, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ प्राइवेसी ओनली। तो it underscored that sexual orientation is a core aspect of an individual privacy। इंडिविजुअल का प्राइवेसी का एक मेन अपना एस्पेक्ट है। एंड एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इट वायलेट द राइट टू डिग्निटी एंड इक्वलिटी। अंडर आर्टिकल डिग्निटी का कौन सा आर्टिकल है, इक्वलिटी का आर्टिकल कौन सा है, एंड डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। ये सब आर्टिकल का बार बार रेफरेंस जो आता है, जो आया। एंड कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एन इसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ द प्राइवेसी एंड दैट एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू डिसाइड देयर सेक्सुअल प्रेफरेंस विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट। कुछ नहीं, ये सब ज़्यादा और इसमें बड़ा चीज़ नहीं है। देखो, ये दिस पार्ट ऑफ जजमेंट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द इवेंचुअल डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। तो अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात हो गई, वो अपनी प्राइवेसी की बात हो गई। हम मेल हैं, फीमेल है, हमारी और क्या ट्रांसजेंडर है या बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाद में कुछ ऐसा आएगा। तो आपके जेंडर वो भी आपके प्राइवेसी का पार्ट है और राइट टू लाइफ का पार्ट है, डिग्निटी का पार्ट, जो ये सब आया। ये बेसिस बना नवतेज सिंह जौहर का। मैं आगे एक केस बताऊंगा, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में लीगल माना गया। जैसे आगे आएगा तो मैं डिटेल बताऊंगा, अभी इतना जानो। एंड थ्रू द नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, एंड वेयर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, स्ट्रक डाउन द 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। आईपीसी को अभी क्या बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता, BNS, विच क्रिमिनलाइजेज कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल एक्ट बिटवीन द एडल्ट। मतलब सेम सेक्स के बीच में, मतलब मेल मेल, फीमेल फीमेल, तो सेम सेक्स के बीच में जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको 377 के जरिए उसको क्रिमिनलाइज किया गया था, आईपीसी में क्रिमिनलाइज माना गया था। मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब लीगली वैलिड नहीं माना गया था। जैसे कि दो गे का जो है, गे और लेस्बियन, तो इंडिया में इसकी वैलिडिटी नहीं थी। और अगर इसके बारे में आएगा तो मैं बताऊंगा कि एनी सेक्सुअल एक्टिविटी अगेंस्ट द नेचर ऑफ द गॉड, या नेचर ऑफ द गॉड अगेंस्ट द नेचर, तो डेट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ क्या, सेक्शन 377। तो जो नेचर का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी का जो पार्ट है नेचर का, उससे बियॉन्ड, अगर उससे अलग तरीके से कोई सेक्सुअल रिलेशन डेवलप करता है, स्टैब्लिश करता है, तो वो इंडिया में उसको क्रिमिनलाइज माना गया है। जैसे मेल फीमेल के जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल रिलेशन है, मतलब फोर्सफुल्ली तो रेप में चला जाएगा, वो अलग पार्ट है, वो तो क्रिमिनलाइज है ही। कंसेंसुअल अपनी मन से, तो वो उसको लीगलिटी है इंडिया में, लीगलिटी था। लेकिन अगर किसी के बीच कैसे मैं बोलूँ, देखो, मैं वर्डिंग से मुझे लग रहा है कि ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, किसी को ऐसा फील हो, बस किसी और वे में नहीं लेना है। मतलब एनल वेजाइनल जो सेक्सुअल रिलेशन है उसको लीगली माना गया है। उसके अलावा एनल वेजाइनल नहीं, पेनाइल वेजाइनल रिलेशन को ही लीगली सेक्सुअल रिलेशन माना गया है। अगर पेनाइल और एनल रिलेशन हो, पेनाइल या ओरल रिलेशन हो, उसको लीगली यहाँ वैलिड नहीं है इंडिया में आईपीसी के तहत। इसके अलावा पेनाइल या किसी जानवर के साथ भी, बेस्टिलिटी बोला जाता है, उसके साथ भी रिलेशन बनाना, डेट्स आल्सो ये क्राइम अंडर आईपीसी। तो अभी भी आईपीसी के अंदर क्राइम है, पर क्या कहते हो, दो मेल दो फीमेल के बीच में सेक्सुअल रिलेशन को इस केस के बाद है जो लीगलिटी दी गई। क्योंकि वो आएगा तो मैं डिटेल बताऊंगा, अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ इतना ही समझो बस। तो दिस जजमेंट पेव्ड द वे फॉर द ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल डाटा एंड डिजिटल राइट। उसके बाद और भी प्रोविजन आधार में चेंज किए गए, या ऐसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डाली गई कि कोई भी ये डिजिट से, आपके आधार नंबर से आपको एक्सेस ना कर सकते, आपके एक्टिविटी को एक्सेस ना कर सके, आपके आइडेंटिटी को एक्सेस ना कर सको अदर थर्ड पार्टी भी, या अदर प्राइवेट एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन।
तो थोड़ा उसमें और चेंजेस किए गए, उसका डिजिटली कह सकते हो या टेक्निकली चेंज कर दिए गए ये जजमेंट के बाद। तो हुआ ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल डेटा एंड डिजिटल राइट, ये हुआ ये जजमेंट का इतना तक पार्ट। तो ये प्राइवेसी में घुस गए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन में घुस गए, वो राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी उसमें जजमेंट में घुस गए। वो जजमेंट बेस बना नौतेसी जौहर वाला जो केस आएगा वो आएगा, मैं आगे बताऊंगा। अब देखें तो जस्टिस पुट्टास्वामी के बारे में जो कहा जा रहा है कि also took a bold step in the overruling of the ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस क्या था वो भी दिखाऊंगा। देखें, इन एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 1976 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड दैट ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी राइट टू पर्सनल लिबर्टी कुड बी सस्पेंडेड। अब ये देखिए, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिव कुमार शुक्ला केस इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने इम्पोज किया, प्रोक्लेम करवाया प्रेसिडेंट से, उस समय का केस है। उस समय में एक केस कोर्ट में पिटीशन डाला इन्होंने कि शिवकांत शुक्ला ने एडीएम के खिलाफ कि हैबियस कॉर्पस का केस डाला कि जिसके पर्सन को इनके जो भी हो नोन का रिलेटिव को डिटेन किया गया, डिटेन कर दिया गया। तो कहा गया कि आर्टिकल 32 के जरिए पिटीशन डाला हैबियस कॉर्पस का, कि हैबियस कॉर्पस का मतलब जो इनको डिटेन किया है अथॉरिटी ने उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। कहाँ डिटेन करके रखा है कोई पता नहीं है, कोई कानून के तहत डिटेन नहीं किया है। इमरजेंसी में ये थोड़ी था कि डिटेन कर लिया जाएगा। ये और मैटर आया कि भाई राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात है, उसको चैलेंज किया गया। लेकिन यहाँ कोर्ट ने जो जजमेंट दिया ना बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दिया। कोर्ट ने यहाँ क्या जजमेंट दिया था एडीएम जबलपुर वाले में कि नहीं, इमरजेंसी के पीरियड में आपका हैबियस कॉर्पस, एक तो हैबियस कॉर्पस गवर्नमेंट चाहे तो सस्पेंड कर सकती है हैबियस कॉर्पस का राइट को, एंड यहां तक कि आर्टिकल 21 जी आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कंट्री को सिक्योरिटी को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर या मॉरल और या पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए ये गवर्नमेंट इसमें रिस्ट्रिक्शन कर सकती है, आपके इस राइट को, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकती है। तो ये यहाँ जो जजमेंट दिया था काफी नैरो जजमेंट दिया था, और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी सस्पेंड कर सकती है आर्टिकल 21 को ही। अभी का क्या है प्रोविजन पता है ना, जो मैं इमरजेंसी में पढ़ाया था कि फंडामेंटल राइट से जो रिलेटेड आर्टिकल है 358 एंड 359 इमरजेंसी के पीरियड में। 359 मेंशन करता है कि इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी हो, आपका जो आर्टिकल 20 एंड 21 के अंदर जो राइट दिया हुआ है वो कभी सस्पेंडेड नहीं होगा, ऑलवेज बी इन फोर्स, हमेशा 20 एंड 21। एंड 19 तभी सस्पेंड होगा जब इंटरनल डिस्टर्बेंस, जब 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 इमरजेंसी किस ग्राउंड पर इंपोज किया गया हो, आर्म रिवेलिन के आधार पर। तो उस बेसिस के आधार पर अगर इमरजेंसी है तो 20 एंड 21 सस्पेंडेड तो रहेगा, साथ में 19 भी। अदरवाइज 20 एंड 21 कोई भी इमरजेंसी का ग्राउंड हो, 20 एंड 21 कभी सस्पेंडेड नहीं होगा, समझ गए। और इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब जिसको आर्मी रिबेलियन बोला गया उसके आधार पर है तो 19 भी इनफोर्स रहेगा, 2021 तो इनफोर्स रहेगा ही रहेगा, समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा अदर फंडामेंटल आर्टिकल सस्पेंडेड हो गए, चाहे तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि अदर सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड, इन तीनों को छोड़कर अदर फंडामेंटल राइट भी इनफोर्स में हो सकते हैं, और कौन सस्पेंडेड हो सके, चाहे तो कोई जरूरी नहीं कि इन तीनों को छोड़कर सबको सस्पेंड कर दे, सबको रोक कर रखे। ऑर्डर में मेंशन कर सकती है कि ये तो रहेगा इनफोर्स में, इसके अलावा और भी ये राइट इनफोर्स में रह सकते हैं। वो प्रेसिडेंट जब प्रोक्लेम करती है तो उस ऑर्डर में मेंशन करती है, समझ में आ गया। तो यहाँ इसमें हैबियस कॉर्पस को भी तो ऐसे हैबियस कॉर्पस किसके अंदर आता है, सुप्रीम कोर्ट का रीट इशू करने वाले में आता है 32 का। तो अगर फंडामेंट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है तो अभी क्या स्टेटस है, आर्टिकल 32 के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती इसको इन्फोर्स कराने के लिए। हाँ, आपका फंडामेंटल राइट रहेगा लेकिन कोर्ट में नहीं जा सकते। अब उसको रिमेडी के लिए बाद में इमरजेंसी ना हो तो आप अप्रोच कर सकते हो, समझ में आ गया ना। मतलब कहो कि 20 एंड 21 अगर है भी, 19 भी अगर है, तो कोर्ट में इन्फोर्स कराने के लिए आप इमरजेंसी के टाइम में नहीं जा सकते, क्योंकि इमरजेंसी में और फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हो गए, 32 भी सस्पेंडेड होगा। 32 ही तो है सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट के लिए।
तो वो जब सस्पेंडेड है तो फिर कहोगे जब वो उसको सस्पेंड ही कर रखा है 32 को, तो ये राइट का क्या मतलब है? एटलीस्ट इसके रिमेडी के बाद में तो जा सकते हो ना, कि भाई उस समय तो ये हमारा फंडामेंटल राइट तो था ही, ये सस्पेंडेड नहीं था, तो इस राइट के जरिए हमें गवर्नमेंट ने ये चीजें, ये एक्शन लिया, हमारे राइट को इन्फ्रिंजमेंट किया। तो बाद में तो कुछ मैटर उसमें आपको कंपनसेशन मिले या जो भी हो, अथॉरिटी को जो भी इंस्ट्रक्शन मिले, कुछ तो रिमेडी मिल सकती है आपको। समझ में आ गया? तो जबलपुर में ये सब ही, ये जबलपुर का है केस। सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट ड्यूरिंग अ स्टेट इमरजेंसी द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कुड बी सस्पेंडेड। ये नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था। तो thus Puttaswamy judgment reaffirmed the sanctity of right to life, declaring that it is inalienable, इसको कभी हटाया नहीं जा सकता, कभी खत्म नहीं किया जा सकता, and cannot be suspended even during the emergency। अब कंफ्यूज मत होना स्टेट इमरजेंसी में। स्टेट इमरजेंसी कहने का मतलब यहाँ इमरजेंसी की बात हो रही है। इमरजेंसी में होता है ना, एक तो प्रेसिडेंट रूल में, इमरजेंसी में ही पढ़ोगे प्रेसिडेंट रूल, अब बाकी जो इमरजेंसी का ग्राउंड है, और स्टेट इमरजेंसी जो जिसको नेशनल इमरजेंसी बोल रहे हैं, और अदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये है एडीएम जबलपुर का केस था। इसमें देखो जो जजमेंट जो देने वाले थे, एक जजमेंट, ये जज थे, ये जज का नाम चेहरा देखकर पता चलता है कौन है जज। ये है जस्टिस, ये बेग साहब हैं, 1976 का जजमेंट है ना। तो सिकरी साहब रिटायर्ड हो गए, एन रे, शायद एम यू बेग हैं ये, नहीं तो एक बार मिला लेना फोटो, ये कौन है जज, बेग ही हैं। देखिए अब केस आता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। नवतेज सिंह जौहर में बता दूं, ये एक ये थे नवतेज सिंह जौहर। इसके अलावा और भी 4-5 लोगों ने पिटीशन डाला था, जो फॉरेन के या तो कोई बिजनेसमैन थे, इंडियन ओरिजिन फॉरेन बिजनेसमैन, इंडियन ओरिजिन, या कोई कंपनी के सीईओ हैं, या कोई इंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे ऐसे सब बड़े बड़े पर्सनालिटी जो थे, जो अदर मतलब ना मेल वाले कैटेगरी ना फीमेल, वो आप कह सकते हो कि LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। LGBTQ जानते हो ना क्या है? लेस्बियन, L G से गे, T से ट्रांसजेंडर, B से बाइसेक्सुअल, Q से होता है क्यूड, जो किसी भी कैटेगरी में ना आए उसको बोलते हैं LGBTQ+। बाद में कोई और भी ऐड हो सके तो उसको बोला जाता है LGBTQ। उस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो कोई अनपढ़ आदमी नहीं ये लोग थे, कोई लोअर फैमिली से बिलोंग करने वाले नहीं थे, सब एजुकेटेड रिच पर्सन जो इन्होंने पिटीशन डाला था, एंड टैलेंटेड पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि जो इस कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं वो ऐसे ही फालतू वालतू होंगे, या ऐसे ताली मारने वाले होंगे, ऐसे रोड पर पैसा कलेक्ट करने वाले ही होंगे, या लोअर स्टैंडर्ड वाले गरीब लोग होंगे। सब ये लोग जो पिटीशन डाला था सब हाई प्रोफाइल वाले लोग थे। तो इनका नवतेज सिंह जौहर का नाम बताया है, बाकी और लोगों का मैंने नाम नहीं रखा है, पर मैं उनके बारे में मैंने ये बता दिया कम से कम। अब देखो उस समय जो जजमेंट आया था, बेंच को लीड कर रहे थे CJI दीपक मिश्रा थे। जजमेंट का डेट ये देख लो, और ये जजमेंट में क्या चीज को चैलेंज किया गया था। तो जजमेंट वही 377 को चैलेंज किया गया, जो 377 क्रिमिनलाइज करती है कि जो सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। ऑर्डर ऑफ नेचर मतलब जो पेनाइल एंड वेजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स को ही इंडिया में लीगलिटी प्रोवाइड की गई, वैलिडिटी दी गई है। अदर मोड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको इलीगल माना गया, तो जिसको क्रिमिनलाइज किया गया है। देखिए 377 क्रिमिनलाइज कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर विच वाज इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड सेम सेक्स रिलेशन। तो कार्नल इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कहा गया, जो अगेंस्ट ऑफ नेचर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो पिटिशनर आर्ग्यू दैट द सेक्शन 377 डिनाइड हिज राइट टू प्राइवेसी। मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हम सेक्सुअल रिलेशन किसके साथ कैसे बनाए, ये भी हमारा प्राइवेसी का पार्ट है। तो इसमें आप ऐसे कानून बना के हमारे प्राइवेसी को भंग कर रहे हो, और हमारी जो डिजायर है, हमारी लाइफ जीने की है, हमारी जो पर्सनल हैप्पीनेस है कि हमें मेल के साथ ही रिलेशन बनाने में हैप्पीनेस होती है, वो हमारी डिजायर होती है, वो हमारा पर्सनल चॉइस है, ठीक है, और हम जिंदगी अपना शान से जिए, ये कहने का मतलब। और प्राइवेसी की बात है, इसमें आप कैसे इंटरफेयर कर सकते हो।
राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये था। मैं बता दूं, इसमें किसी को हंसने की बात नहीं है। जो भी ये पर्सन बिलोंग करते हैं ना, स्टार्टिंग में मैं भी जब आपकी उम्र का था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये लोग जानबूझकर यार मतलब ऐसी एक्टिविटियां करते हैं जानबूझकर, मतलब इनको कहते हैं ना कि कुछ ज्यादा ही शौक वाले लोग हैं ये लोग, ऐसे बोलते हैं। आम भाषा में क्या बोलेंगे, आम लोग जो ज्यादा ब्रॉड थिंकिंग नहीं हो। पहले मैं भी था तो क्या यार, सिर्फ साइंस बैकग्राउंड, साइंस 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 इंग्लिश साइंस, ये सब मैथ साइंस, ये सब रहा। ये सब इतना मुझे भी शुरू में नहीं था। जैसे जो जो आप सुनते हो वो आपके मन में आता है वैसे ही, कि यार ये सब कुछ ज्यादा ही ये हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही नवाबी शौक हो गई है इनका, अलग शौक हो गई है, ऐसा इन द सेंस। मैं बता दूं, कुछ लोग हैं, होंगे होंगे माइट भी डिफरेंट थिंग, पर इनकी जो ऐसे डिजायर है ना, इनकी चाहत, तो इनकी गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले ने ही इनको इस ऐसा ओरिएंटेशन, ऐसा हार्मोनल दिया है चेंजेज, कि उनको वो चीज ही पसंद आती है, वो चीज के लिए अट्रैक्शन आती है। वो ऐसा नहीं है। अब देखो, कोई ट्रांसजेंडर कैसे चलते हैं, या ट्रांसजेंडर मतलब आपको टर्नर सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जो भी मैंने बताया था पिछली पहले, तो उनके चलने की एक्टिविटी वो नहीं है कि जानबूझ के चलते हैं, बॉडी का मॉर्फोलॉजी है, जैसे बोलने का ढंग उनका ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाता है। जैसे आप मेल हो, हम मेल हैं, तो हम चाह के भी फीमेल जैसा बोल सकते हो, फीमेल की एक्टिविटी, फीमेल जैसे नखड़ा करना, फीमेल का जैसे चलना, फीमेल का जैसे वे गुस्सा करना, कैसे फीमेल का जैसे कपड़े पहनना पसंद करना। अगर वो चीज सेम चीज मेल करे तो उसको बहुत गलत दर्जा, ये क्या लड़का हो कि यार क्या गधा है, उल्लू है, डांटेंगे। सेम चीज अगर फीमेल ना करे तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डांटेंगे लोग उसको, कहेंगे अरे तुम फीमेल हो, क्यों नहीं करती, तो फीमेल लोग ऐसे करती हो, लड़कों जैसा करती हो, कहेंगे ना। तो ऊपर वाले ने जैसा ओरिएंटेशन दिया है, तो इनको भी जो कम्युनिटी LGBTQ है ना, तो ऐसा हार्मोनल चेंज ऊपर वाले ने दिया है, तो उनको उन्हीं के लिए अट्रैक्शन आता है, वो पसंद आते हैं। लेस्बियन है तो उनको फीमेल ही पसंद आती है, मेल पसंद नहीं आते, उनको ऐसा ही आया है, ऊपर वाले ने बनाया है ऐसा। जो गे है उनको उनके लिए अट्रैक्शन होता है, ना कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, या उनके बोलने का टोन जैसा होता है। जैसे आप एक नाम है जैसे करण जौहर, तो वह है, तो उनका जो टोन है या एक्टिविटी है, बोलने का जो नजरिया है, ऐसे उससे लग जाता है, दिख जाता है कि हाँ थोड़ा कुछ तो समथिंग और मेल जैसा प्रॉपर नहीं है। तो ऐसा नहीं कोई जानबूझ के करता, ऊपर वाला का ही ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें हम किसी को कटाक्ष मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में जब आया ना, खासकर एक मूवी आई, मूवी कौन सा आया था, एक शायद दोस्ताना, एक मूवी आई थी दोस्ताना, अक्षय कुमार एंड अक्षय कुमार एंड जॉन अब्राहम का, शायद ये दोनों का ही मूवी शायद, हाँ दोस्ताना था कुछ ऐसे ही। ये सब रिलेशन वाले मूवी थी, ऐसा मतलब सम गे टाइप का गे से रिलेटेड मूवी था। तो काफी ज्यादा ये लोगों में ये सब हर बात में, जहां देखो कोई फ्रेंड भी एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो उसमें लोग कमेंट मारना गे पार्टनर ऐसे ज्यादा शुरू हो गया। तो ये जो गे वेट है, ये अभी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आज ही लोग हैं सोसाइटी में पैदा हुए हैं, ये बहुत पहले से है, जैसे शुरू से जैसे मेल है फीमेल है, पर ये उतना रिवील नहीं हुआ पब्लिकली। ये जो रहे तो डर डर के भी रहे, किसी को पसंद भी किया तो डर डर के ओपनली कभी डिक्लेयर नहीं किया। अब जब सोसाइटी चेंजेज हुई, फॉरेन कंट्री में भी इसको रिकॉग्निशन मिला, तो इंडिया में भी लोगों को हिम्मत मिली, ये भी एजुकेटेड हुए या इकोनॉमिकली बेटर पोजीशन में रहे, तो इनकी भी हिम्मत रही और इस बात के लिए आगे, और डिफरेंट कंट्री में जो राइट मिल रही थी, तो यहाँ भी इस राइट के लिए आवाज उठाया गया। क्लियर है? तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेट करने की कोई बात होती नहीं है। अगर आपको डिस्क्रिमिनेट करना ही है तो ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, भाई, गुरु, उनसे उनको बोलो। अगर इतना ही है तो उनके सामने हाथ जोड़ते हो, नमाज पढ़ते हो, तो उनको बोलो कि भगवान आपने ऐसा क्यों बनाया है, उनको बोलो भाई, इनको क्या बोलना। क्लियर है? तो ये दे कंटेंडेड, ये वायलेटेड द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड लाइफ एंड ये। तो फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी क्या है? हमारे लिए भी इक्वलिटी का स्टेटस दे, मतलब हमारे जेंडर को आइडेंटिफिकेशन दे, परमिट करें। और जैसे मेल फीमेल का रिलेशन को आपने लीगल माना है, इसको क्यों नहीं, हमारे क्यों नहीं। ये एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करने का, हम भी अब एक्सप्रेस कर सके क्लियरली शान से कि भाई हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे छिप छिप कर क्या रहना। एंड लाइफ एंड प्राइवेसी, ये हमारा लाइफ एंड डिग्निटी की बात है, जिंदगी हम शान से जिए और प्राइवेसी, हमारा प्राइवेसी मेंटेन हो इस चीज को,
प्राइवेसी मेंटेन हो कि इस प्राइवेसी में हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक प्राइवेट चीज है। ये देखो कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी का है, ओपनली थोड़ी कोई किसी के साथ रिलेशन, कोई कितना भी मैरिड कपल हो, कितना भी मैरिड हो, मतलब मैरिड हो, तो जो बच्चे वो पैदा हो रहे हैं, तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो कैसे बच्चा पैदा होते हैं वो तो सबको पता है, प्रोसेस इन द सेंस में तो कोई भी वो चीज ओपनली करता है क्या, करता है। शादी हुए हैं, देखो तो सबको पता है कि शादी होने के बाद क्या होना है। दूसरी बात, अगर आप बोलोगे कि नहीं हो और उनका शादी हुआ, किसी को 3 साल 4 साल बच्चे नहीं हो, तो देखो कितनी सवाल है। क्या है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं अच्छा है क्या? घर वाले, माँ बाप, लड़की के माँ बाप, सब लोग सवाल उठाने जाते लगते हैं, क्या दोनों में कोई रिलेशन सही नहीं चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है? तो यानी ये रिलेशन को जायज माना गया है, ऐसा नहीं कि नाजायज माना गया है, गलत माना गया है। तो लेकिन इतना जायज है और बच्चा ना हो तो सब लोग सवाल उठते हैं, लेकिन फिर भी क्या ओपनली क्या ये कोई चीज करता है क्या रिलेशन प्राइवेसी में, या आप कह सकते हो कि बियॉन्ड कर्टेन या बंद कमरे में ही तो होता है ना। तो प्राइवेसी का ही पार्ट है ना सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हाटएवर कहो। तो इसके लिए भी वो पिटीशन में ऐसे ऐसे सवाल गए थे। तो इसको दूसरे एंगल से देखने की जरूरत नहीं है और हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बोलना ही पड़ा, मैं खुद नहीं बोलना चाह रहा था ऐसे ओपनली पब्लिकली। अब देखो इतना जो मैटर चल रहा हो कोर्ट में, क्या उतने दिन से आर्गुमेंट चल रहा होगा, कितना पूरा 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 सारा बात है कोर्ट में चल रहा होगा। तो जो नैरो माइंडेड वाले थिंकिंग जो कोर्ट रूम में बैठे रहते होंगे, पीछे हाथ बंद करके ऐसे हंसते भी होंगे, करते भी होंगे। चाहे अभी आप सुन रहे होगे ना तो पीछे आंख बंद करके, हाँ मतलब ऐसे करके हंस भी रहे होगे। क्या कर सकते हैं, बेवकूफी की कोई सीमा नहीं है। और हमारे बच्चों को मैंने आप लोगों को इतना बनाया कि आप लोगों को मैंने इतना स्मार्ट, क्लेवर, इंटेलिजेंट एंड ब्रॉड थिंकिंग वाला बनाया, तो किसी को हंसने की कोई सवाल होती ही नहीं है। अगर होती है तो इसका मतलब आप मेरे बच्चे हो ही नहीं। तो ये हैं, देखें नौतेज सिंह जौहर। तो ये एक भरतनाट्य क्लासिक डांसर भी थे और एक्टिविस्ट भी थे। उसके अलावा एक राइटर भी थे। ये किताब से भी देख सकते हो ना कि यार पढ़े लिखे आदमी है, किताब पढ़ते होंगे, किताब लिखते होंगे, तभी तो इतने सारे पीछे भी किताब लगी हुई है। तो और ये LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये देखिए एक इनका पिक्चर मैंने रखा है। तो आप कहोगे कि यहाँ से तो नहीं लग रहा था कि LGBTQ से बिलोंग करते होंगे, ये देख के तो लग रहा है कि LGBTQ से बिलोंग करते होंगे, कहने वाले लोग बोलोगे। ये पार्ट ऑफ क्लासिक डांस है। कथक, भरतनाट्यम, ये सब आपको पढ़ना है, कथकली, ये सब आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है। और क्यों, कहाँ कहाँ हो, किस किस स्टेट में ये है, इसमें क्या पोजिशनिंग होती है, और सब पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, मैंने जो भी रखा है कुछ सिग्निफिकेंस है उसका, तब तो ही। कौन केरला में है, कौन उड़ीसा में, एक कुडुचुपी, एक क्या हुआ, भरतनाट्यम, कथकली आया, और कहता है बहुत सारे हैं, मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा, अभी छोड़। कुछ है इस डांस फॉर्म में, कोई पार्टिकुलर स्टेट में के लिए फेमस से रिलेटेड है, कोई तमिलनाडु से रिलेटेड है, कोई उड़ीसा से रिलेटेड है, कोई केरला से रिलेटेड है, ऐसे। अब देखें इसमें जजमेंट क्या आया, क्या आएगा पता चल गया होगा क्या आने वाला है। कोर्ट अगेन रिलाइड ऑन द शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस पर रिलाई किया। अब देखिए, टू रीअफर्म दैट एन अडल्ट राइट टू चूज ए लाइफ पार्टनर ऑफ हिज ओन चॉइस, हिज चॉइस और हिज और हर ओन चॉइस इज ए फेसेट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। अब देखो, शक्ति वाहिनी ऑफ इंडिया का केस क्या था, ये ऑनर किलिंग से, जो हरियाणा में ऑनर किलिंग जो ज्यादा चल रही थी, कि जो अपनी मर्जी से जो लड़का लड़की शादी कर रहे थे, तो उसमें फैमिली खुश नहीं थी। अपनी मर्जी से शादी करोगे तो आप किसी को पसंद करने से पहले क्या उसका कास्ट थोड़ी किसी को देखता है यार। कास्ट है, रिलीजन क्या बिलोंग करता है, किस स्टेट से बिलोंग करता है या करती है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये सब देखते नहीं। आपस में जो भी हो, कैसे भी हो जाता है। आई डोंट वांट टू गो इन दैट पार्ट ऑफ थिंग, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो मैरिज होती है, अपने मन से शादी करते हैं, तो फैमिली वाले जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले, कि एक तो भाग के शादी की तो परिवार का नाक कटा दिया, दूसरी कम्युनिटी वाले से कट दिया, हमारा जाति हमारा भ्रष्ट हो गया। तो ऐसे केस में फैमिली वाले क्या करते थे, लड़का वाले ने लड़के को मार दिया, लड़की वाले ने अपनी बेटी को मार दिया, या अपोजिट वाले ने उसने उसको, ऐसा ऑनर किलिंग बहुत हो रही थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें जजमेंट आया था भाई कि देखो, जो मैंने बोला था ना कि ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है कि अपना पार्टनर को चूज करना, अपने चॉइस से अपने पार्टनर को चूज करना, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21।
मतलब आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। तो देखो, चूज ए लाइफ पार्टनर ऑफ हिज और हर चॉइस इज ए फेसेट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो कोई ना कोई लिस्ट हर जजमेंट से रिलेटेड है। तो ये जजमेंट से रिलेटेड था ऑनर किलिंग वाले में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जजमेंट दे दिया। लेकिन देखो, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, पर ग्राउंड लेवल पर रियलिटी क्या है? अभी भी क्या ऑनर किलिंग नहीं होते हैं? अभी भी होते हैं। अभी भी बहुत सारे फैमिली हैं जो लव मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट है। लड़का अगर अपनी मर्जी से शादी कर ले, अपने पसंद से या लड़की कर ले, तो बहुत बाप रे बाप। शहर में, टाउन में धीरे धीरे कम होता जा गया है, दिल्ली में काफी कम है, पर गांव में या गांव में, दिल्ली में तो गांव बहुत कम ही है, दूसरे स्टेट में खासकर और भी गांव लेवल पर देखा जाए तो अभी भी इसमें बहुत ऑर्थोडॉक्सी है। अब देखो, अगर कोई पसंद करके किया, लड़का भी सही, लड़की भी सही, नेचर बिहेवियर उनका सही है, सेटल्ड है, सेटल मतलब अच्छा नेचर का हो गया, शराबी नहीं है, कमाने खाने वाला लड़का, कमा रहा हो, मतलब एजुकेटेड है, तो किसी को प्रॉब्लम उतनी होनी नहीं चाहिए। और फैमिली भी अगर आप देखना चाहो, फैमिली बैकग्राउंड लोग देखते हैं, तो फैमिली में मतलब कोई बुरे परिवार से नहीं, मतलब मर्डर फैमिली से या लुटेरे फैमिली से या चोरी चमारी करने वाले फैमिली से, लड़ाई झगड़ा करने वाले फैमिली से नहीं हो, तो नाराजगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो है कि एकदम मेरा ही कास्ट, उसी कास्ट होना चाहिए, उसी सब कास्ट होना चाहिए, और मतलब उस स्टेट का ही होना चाहिए, बहुत है अभी भी है। मैं बता दूं, इतना होने के बाद भी क्या इंडिया में कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट नहीं है? है ना। कास्ट सिस्टम में मैं टॉकिंग अबाउट, ये नहीं कर रहा रिजर्वेशन लेने के लिए कास्ट सिस्टम, मैरिज के क्या कास्ट सिस्टम नहीं है क्या? जो पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड, मैं सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट को तो छोड़ ही दो, इससे बियॉन्ड मोर एजुकेटेड, जो पूरा रिसर्च फील्ड में, साइंस में, एकेडमिक फील्ड में हमेशा किताब में ही बिलोंग है। देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो किताब से रिलेशन कम रहेगा। जो किताब से रिलेशन मतलब पढ़ना पढ़ाना, इससे फुल्ली बिलोंग करते हो, पूरा रिसर्च पेपर तैयार करना, उस एकेडमिक में उनकी बात कर रहा हूँ, या साइंस में रिसर्च करना, किसी में रिसर्च करना, साइंस के तौर पर तो हमेशा उनका किताब में, या लॉयर है या जज हैं, उनको किताबों से हमेशा रिश्ता है, डॉक्टर हो उनको भी किताबों से रिश्ता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप आ रहे हो, सिविल सर्वेंट बनकर, तो किताबों से उतना रिश्ता कंपेरेटिवली कट जाएगा। तो मैं ब्यूरोक्रेट को छोड़ दो, ये तो मैं नीचे ही रख रहा हूँ, इससे बियॉन्ड मैं मोर एजुकेटेड की तरफ जा रहा हूँ। क्या ये लोग भी इतना ब्रॉड थिंकिंग होने के बाद भी शादी जब अपने बच्चे का कर रहे हैं, तो क्या कास्ट नहीं देख रहे हैं? क्या डिफरेंट कास्ट में कर रहे हैं? अपनी मर्जी से बच्चा कर ले तो चलो अपनी बात है, लेकिन जब खुद सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या नहीं देख रहे हैं? अभी ऐसा है कि इतना एजुकेटेड होने के बाद, या अच्छे पोजीशन पर होने के बाद, या अच्छा फैमिली में स्टेटस, या अच्छा इनकम रिच होने के बाद भी अभी भी सोसाइटी में कास्ट देखा जा रहा है। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकते हो? तुम खुद देखो, तुम्हारे पेरेंट्स भी, अगर तुम बनो कोई भी गवर्नमेंट जॉब लो, सिविल ब्यूरोक्रेट का या अदर कुछ भी, तो भी वो तुम्हारे मैरिज के लिए सब फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रखेंगे? अपना कास्ट में चुनना। क्या है? कास्ट। और अगर दूसरे कास्ट में क्यों? हर में देखो, मन में क्या चलता है, हर कोई दूसरे कास्ट के लिए एक निगेटिव फीलिंग रख रखा है। वो कास्ट वाले बदमाश होते हैं, वो कास्ट वाले ऐसे बिहेव करते हैं, वो कास्ट वाले ऐसे नेचर के होते हैं, वो कास्ट वाले झगड़ालू होते हैं, ऐसे वो कास्ट वाले चोरी करने वाले होते हैं, वो कास्ट वाले उनके कि बहुत लोग भागकर शादी करते हैं, वो कास्ट वाले छोटे सोच वाले होते हैं। ऐसा हमेशा एक दूसरे के लिए बुरा थिंकिंग रखा है। तो पता नहीं क्या है, तो चला गया है क्या फिर भी? इतना जजमेंट होने के बाद, इतनी गाइडलाइन बनने के बाद, डॉरी के लिए उतना रूल बनने के बाद, क्या डॉरी सिस्टम सोसाइटी से चला गया? जजेज को पता नहीं है, जज क्या अपने बच्चे की भी शादी कर रहे थे, क्या डॉरी नहीं ले रहे हैं? क्या खुद जजमेंट देते हैं डॉरी के अगेंस्ट में खुद? तो मैंने जजेज का नाम इसलिए लिया कि सिर्फ जजेज इन्वॉल्व नहीं है, अदर की भी मैं बात कर रहा हूँ। जजेज का इसलिए बोला कि जज जजमेंट खुद दे रहे हैं, लोग उस मैटर को सुन रहे हैं, फिर भी क्या उनके बीच में ये डॉरी नहीं है क्या? कोर्ट में क्लियरली बोलते हैं कितना दहेज लिए हो। देखना, कभी कभी छोटे छोटे वीडियो आती है, खासकर बिहार वाली वीडियो आती है उनके जजेज का, तो हंसी आती है। वो भी मुस्कुराते रहते हैं, और सामने जो पिटिशनर होता है वो भी मुस्कुराता है, और वकील भी मुस्कुराता है, क्योंकि दहेज पता है कि कानून अपराध है, फिर भी वो पूछ रहे हैं और खुद एक्शन नहीं लेते। वो सामने वाला बोलेगा हाँ माय लॉर्ड लिया था,
5 लाख रुपया लिए थे और एक मोटरसाइकिल, तो ये भी मुस्कुराएंगे, सब लोग मुस्कुराएंगे। ऐसा नहीं हो जजमेंट पास कर दे, क्या ऑर्डर पास कर दे, डॉरी क्राइम है, तुमको क्राइम के लिए जो पनिशमेंट दिया जाता है। सबको पता है यार, कितना भी लॉ आ जाए, ये सब कचरा जो दिमाग में है जाने में बहुत समय लगेगा। तो खैर जजमेंट में सख्ती बहानी का यहाँ तक था, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया इसके बाद 377 को, एंड लीगलाइज ऑल कंसेंसुअल सेक्स। कंसेंसुअल मतलब होता है कि अपनी मर्जी से रिलेशन बनाना, वो हुआ कंसेंसुअल सेक्स एमंग अडल्ट। कंसेंसुअल हुआ ना कि है जो फोर्सफुली सेक्सुअल की बात हो गई, एमंग अडल्ट एंड इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअल सेक्स, बट एलिमेंट ऑफ सेक्शन 377 रिलेटिंग टू सेक्स विथ माइनर्स, मतलब बाकी अदर्स, एक तो एडल्ट होना चाहिए होमोसेक्सुअल, माइनर होमोसेक्सुअल नहीं अलाउड है, साथ में नॉन कंसेंसुअल जो बिना मर्जी से जो सेक्सुअल एक्ट हो रहा है, क्यों ना मेल फीमेल के बीच हो, वो तो रेप है ही। एंड बेस्टिलिटी मतलब जो जानवर का जो एडल्ट एनिमल के साथ जो रिलेशन सेक्सुअल रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, तो सुनकर कितने लोगों को हंसी लगेगा। मुझे भी जब मैं मेडिकल में, हम लोग को भी क्या है कि एक फोरेंसिक चैप्टर होता है, फोरेंसिक साइंस सेकेंड ईयर का ही सब्जेक्ट होता है, वहाँ ये सब डिटेल पढ़ना होता है। तो ये सब जब मेरे पास पे, तो मैं भी दोस्तों के बीच में ऐसे भी होता है क्या यार, ऐसा भी होता है क्या, कहीं कहीं सुना था तू? मैं तो, हम लोग ये टीचर पढ़ा रहे हैं या बुक में देख रहे हैं, हम लोग की मोटी मोटी जो ग्रंथ है, बुक है, उसमें दिया हुआ है। तो लोग बोलते थे यार होता होगा तभी तो बुक में इतना लिखा हो यार, जैसे मुझे नहीं पता, जैसे तुझे नहीं पता वैसे मुझे भी नहीं पता, मैं कौन सा बार इसमें एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने भी पहली बार उस समय ही ऐसा सुना था। तो बेस्टियलिटी भी ऐसे कुछ कंसेप्ट होती है जो फीमेल, अरे यहाँ तक कि ऐसे ऐसे सेक्सुअल डिजायर की जो होती है ना, जो हम लोग को पढ़ना था, कुछ लोग सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आनंद कैसे लेते हैं, फीमेल के कपड़े से, फीमेल का कपड़ा चोरी करते हैं, उसके साथ सम काइंड ऑफ फीलिंग डेवलप करते हैं, ऐसे भी लोग हैं क्या बोलूँ, उनकी गलती है या उनका या कुछ साइकोलॉजिकल, उनका साइकोलॉजिकल इशू भी होता है उनका, तो ऐसा प्रॉब्लम है। बाकी उसमें बहुत सारी आती है जिसमें मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको मेडिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो कोर्ट रूल दैट LGBTQ, नाम बता दिया, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर and plus individual are entitled to the same constitutional protection as others, including the right to dignity, वही dignity, autonomy, privacy, बाकी जितना जितना हुआ, फैंसी वर्डिंग, ये सब इक्वलिटी, ये सब आएगा, ये सब आपको लिखने में काम आना है। दिस जजमेंट ओवरटर्न्स द, किस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन का जजमेंट। देखिए मैं बता दूं, ये जजमेंट के बारे में मैं अभी बताऊंगा। एक जजमेंट था, इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया, मतलब इस जजमेंट ने होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट में जजमेंट दिया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था, ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस एक केस में। लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा था, तो इससे पहले हाई कोर्ट में गया था मैटर। हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया था ना, उस जजमेंट को हाई कोर्ट ने दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना था 377 को। एक तो क्रिमिनलाइज जो कर रहे थे इसको ये इलीगल माना, 377 को वैलिड माना था, जो इसमें जजमेंट में माना। इस जजमेंट में मतलब ये 89 ये जजमेंट में आपको 89 जोड़ वाले में। लेकिन वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में उस समय जब 2013 में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दे दिया यार, या होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर रहा है, नो, इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। समझ में आ गया, ये जजमेंट को चैलेंज किया, ये जजमेंट मतलब इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। यानी जो जजमेंट आए, ये ऑलरेडी हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट पहले ऑलरेडी 2009 में ही, 2009 के आसपास में दे रखा था, लेकिन उसको टर्न चेंज बदल कौन दिया था, उसको ओवररूल कौन कर दिया था, उसको ये जज, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में। इसमें कौन जज थे वो भी बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा। अब देखो, एक पिक्चर मैंने लगा रखा, ये ऑनर किलिंग वाली बात हुई, तो ऐसे कहीं मुझसे मिला है कि एक मेल फीमेल भाग रहे हैं, मूवी में बहुत सारे ऑनर किलिंग से रिलेटेड आ गई है कि लोग उनका पीछा कर रहे हैं, मारने के लिए दौड़ रहे हैं, कहीं भी मिलो फैमिली वाला चाहते, जहां मिले काट दो, ये मेरी बेटी नहीं रही, ये मेरा बेटा नहीं रहा। खासकर बेटी के कंटेक्स्ट में ज्यादा होता है, बेटा के लिए तो चल भी जाए, मानते हैं कि बेटी भाग गई तो मतलब घर की इज्जत चली गई, बेटा भाग गया तो घर का इज्जत नहीं गया, बेटी भाग गई तो घर की इज्जत चली गई। बेटा भाग के शादी कर ले तो उतनी बेइज्जती की बात नहीं, बेटी भाग के शादी कर लेती हो बेइज्जती की बात है, घर की इज्जत चली गई। यानी बेटी घर की इज्जत होती है, बेटा घर का इज्जत नहीं होता है।
इतना ही है तो बेटी क्यों नहीं चाहते हो? ज्यादा तो क्या चाहते हैं? पहले चाहेंगे क्या कि एक बेटा हो, और न तो हो तो दो बेटा हो जाए। लेकिन बेटी में ही नहीं चाहेंगे कि दो बेटी हो, एक बेटी कम से कम, एक से ज्यादा बेटी ना हो और एक बेटा हो, ये चाहेंगे। दो बेटी तो नहीं चाहेंगे। और कितने फैमिली तो ऐसे हैं अभी भी हरियाणा में जो चाहते हैं कि बेटा ही बेटा हो, खाली बेटा। तो माना जाता था कि वहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़्यादा एक्टिविटी, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट रहा, तो उसमें मैन पावर की ज़रूरत है, तो ज़्यादा प्रेफरेंस हुआ। लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, तो मेल रहेगा तो हमारी डोमिनेंसी बनी रहेगी। आपको पता है कि गांव में से अगर आप लोग बिलोंग करते होगे, तो जितना मेल को गांव एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी काम है, उससे कहीं ज़्यादा फीमेल को भी काम है। जब मर्द जो होते हैं जमीन का, खेत का काम करते हैं, वहां फसल लगाना बहुत मेहनत का काम है, बोना, काटना, पानी पटवाना, देख रेख करना। जब फसल घर में आती है, एक पल के लिए धान का एग्जाम्पल दूं, धान घर में आता है तो एक तो काट कर आता है, तो धान को पीटना मेल तो करते हैं, उसमें फीमेल भी पार्टिसिपेट करती है। देखे होगे, अब तो थ्रेसर मशीन आ गया, पहले पीटा जाता था, इसको अटिया कहते थे। तो वो फसल क्रॉप्स ये होती है, उसकी मोटी बंडल बनाकर उसको पीटा जाता था लकड़ी पर या चौकी पर। पीटना फीमेल भी करती थी। धान निकला, उस धान को फिर ओसाया जाता था, मतलब सूप में रखकर पंखा चलाकर, ताकि उसमें सिर्फ धान नीचे गिरे और बाकी जो खड़ पतवार है सब झड़कर बाहर फेंका जाए। प्रॉपर धान निकला, उस धान को फीमेल क्या करती है, घर में उसना चावल, एक होता है बिना उसना चावल, बिना उसना नहीं बोलते हैं, उसना चावल, एक होता है अड़वा चावल। उसना चावल उसको बोलते हैं जिसको गर्म पानी में पहले धान को थोड़ा पकाया जाता है, तो उसन्ना कहते हैं, उबलते हुए पानी में उबला उस धान को उस पानी से निकालकर छाना जाता है, धूप में पसारा जाता है, वो धान सूख गया, धान को बोरे में रखा। अब धान को मिल्स में भेजा जाता है, जहां धान की कुटाई होती है। मिल्स में वहां धान छिलकों को सेपरेट करके उससे चावल निकाला जाता है। चावल निकाला गया, वो चावल जो अब है अब आपके घर में पहुंचेगा, और जो उसमें जो धूल जो निकले ना, चावल की जो राइस की जो अपर लेयर जो कवरिंग हुई, तो उसको बहुत महीन पिसा हुआ, तो उसको एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। घर में चूल्हे में खेती खाना बनता है, तो उसमें डालकर आग ज्यादा फैलती है, मतलब जलेगा वो, तो उसको एज ए ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तब वो जाकर चावल बनता है। समझ में आ गया? तो ऐसे ऐसे प्रोसेस से धान की खेती होती है। अब बाकी धान को जो बोना वो भी डिफिकल्ट चीज है। धान को सीड को जमीन में फेंका गया, पानी दिया गया, छोटे छोटे जब फसल हो गए, छोटे छोटे हरे हरे, तो उसमें से सब फसल को जमीन से निकाल कर मोड़ी कहना, मोड़ी बोया जाता है। एक जगह छः 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 यहाँ, 6-10 यहाँ, यहाँ 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 एक रो में अरेंज किया जाता है, और उसके बाद खेती होती है धान की। फसल हुआ, बीच में कई बार पानी पटाओ, फिर सूखा धान, फिर उसको काटो, बाकी काटने के बाद पीटना उठना जो प्रोसेस बता दिया। तो कैसे धान की सोचे डिफिकल्ट है, और घर में फीमेल का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, सुखाना, पीटना, और क्या उबालना, ये सब चीज़। तो ऐसे ही गेहूं का कुछ प्रोसेस है। तो फीमेल का मैंने बताया कि फीमेल का भी एग्रीकल्चर में कम रोल नहीं है। तो जो बच्चे सिर्फ शहर से बिलोंग करते होंगे तो उनको तो पता भी नहीं होगा कि धान थ्योरी में पढ़ लिया, किताब में पढ़ लिया, पर रियल में धान की खेती कैसे होती है, गेहूं की खेती। इसलिए गांव कभी जाओ, देखो, या ना भी जाने का अपॉर्चुनिटी मिले, कहीं रास्ते से भी जा रहे हो तो देखो कि लोग, जैसे ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, तो मोबाइल में मत बिजी रहो, या कहीं कार से जा रहे हो। जनरली टेंडेंसी होती है कि 4 व्हीलर से ट्रेवल कर रहे हैं तो मोबाइल अपना चला रहे हैं, आगे कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कब तुम्हें चोट लगेगा, तुम्हें खुद पता नहीं। ड्राइवर चला रहा है, ड्राइवर के भरोसे चल रहे हो। अरे सब चीज़ देखते रहो, कम से कम आपकी सेफ्टी के लिए अलर्ट रहोगे, कहाँ एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप हाथ से स्टॉप अपने आप को अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो कि सिर आपका ना टकराए, या कभी कभी होता है टाइम मिलता है तो गेट खोल के बाहर निकल जाना, कुछ भी होता है ऐसे। एक बिल्कुल अनभिज्ञ हो, अचानक एक्सीडेंट हुआ, आप कहीं भी टकरा गाड़ी के अंदर भी सकते हो। आप देख रहे हो सामने, अलर्ट हो, बाहर भी देख रहे हो, तो आप कंपेयर टू सेफ्टी की बात है। तो सेफ्टी भी, नॉलेज भी, और दुनिया का एक्सपोजर भी, और क्या चाहिए। तो मोबाइल से बाहर आओ, हमेशा मोबाइल में मत लगा रहो। मान लिया कि मोबाइल में आप किताबें ही पढ़ रहे हो, तो उसके लिए हर चीज़ का एक समय है, क्योंकि जो टाइम आप उस समय बिता रहे हो ना, वो अपॉर्चुनिटी दोबारा आपको नहीं मिलेगी।
और जिस स्टेज से आप गुजर रहे हो एज में, तो जानो इस टाइम में, बाद में तो फिर क्या जानोगे, इस टाइम में जानो। आपको ऐसा नहीं है, आपको एज ए मॉरल डेवलपमेंट के लिए, एज ए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, एज ए एग्जाम पर्सपेक्टिव के तौर से, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव के तौर से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तौर से नॉलेज तो हो ही गया, उस सब में काम आनी है आपको। तो मोबाइल अपनी जगह सही है, नॉलेज तो अलग है। उसके अलावा जहां अलग फील्ड, अलग अपॉर्चुनिटी मिले, दोस्तों के बीच में है, मोबाइल निकाल लिए यार, दोस्तों के बीच में तो खूब दोस्तों से बात करो, कुछ भी डिस्कस करो। फैमिली के बीच में तो उनसे बात करो, मोबाइल में मत लगे रहो, वो समय दोबारा नहीं आना है। और जब किताब पढ़ रहे हो, अपने घर में पढ़ रहे हो, तो किताब पढ़ रहे हो, मोबाइल खोल रहे हो, मोबाइल में सर्च कर रहे हो, मोबाइल से और ज्यादा नॉलेज कर रहे हो, कौन मना कर रहा है। तो ये जस्टिस देखें, जो हाई कोर्ट में जो जज ने जो सुप्रीम कोर्ट वाले जो जज अभी वाले जो जजमेंट है, उसके वैसा जजमेंट जो दिया था उस समय, जो जज थे जस्टिस मुरलीधरन और जस्टिस एपी शाह, सोचो इनका जो थिंकिंग उस समय था 9-10 के समय में, वो सेम जजमेंट 2018 में जब जजमेंट आया, सेम इनका जजमेंट, जब इनके जजमेंट को लोग ये दोनों ने टर्न कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ये जो जज थे, इनके जजमेंट को क्या कहा, क्या बकवास जजमेंट क्या दिया है। जब इनको कितना झटका खराब से लगा होगा, जब दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके ही जजमेंट को जजमेंट दिया, जो जजमेंट इन्होंने दिया था, तो कितने अंदर से खुशी हुई होगी ना एपी शाह को एंड जस्टिस मुरलीधरन के बारे में मैं बता दिया हूँ, कभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं एज ए लॉयर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज कभी नहीं बने।